वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बार फिर से यूपी पीसीएस तथा आरओ एआरओ के क्रैश कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दल बदल से संबंधित, दल बदल कानून से संबंधित कि जो दल बदल कानून है उसको भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस कानून को किस संवैधानिक संशोधन के जरिए इसको शामिल किया गया, तो 52वां संविधान संशोधन सन 1985 के अंतर्गत इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है। इसका अब हमको ये देखना है कि किस राज्य में लागू होती है। संविधान की जो 6वीं अनुसूची है किस राज्य में लागू होती है, पहले तो ये देखना है। फिर जब उसका ऑप्शन रहेगा तो जो ऑप्शन लगेगा कि हाँ इस राज्य में लागू नहीं होती है तो उसको हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस राज्य में लागू होती है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची लागू होती है। इसके अलावा जो भी राज्य हैं वहाँ पर अगर वो ऑप्शन में है तो वहाँ पर आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं कि वहाँ पर भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती है। अगला प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई है। 92 जो अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में, तो उसका नाम था मैथिली भाषा, जो कि बिहार में बोली जाती है। वो लगभग दरभंगा मधुबनी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। और ये 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में ये संशोधन किया गया था, 2003 में किया गया था। और इसके अंतर्गत मैथिली के अलावा भी 3 अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी। एक और थी वो थी डोगरी। इस संविधान जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2003, इसके अंतर्गत मैथिली तो जोड़ी ही गई थी। इसके अलावा डोगरी, बोडो और संथाली, ये भी भाषाएं जो हैं भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि जो भारत के संविधान में जो राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। ठीक है, यही बताना है कि भारतीय संविधान में ये चीज़ किस देश से लिया गया है। तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश जो है वो कनाडा, इसका आंसर कनाडा नहीं होगा। इसका आंसर कनाडा नहीं होगा। इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका होगा। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका, राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहाँ से लिया गया? मतलब भारत के संविधान में जो है, जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति इसका जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। ये प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है। मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये प्रावधान कनाडा देश से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश कहाँ से लिया गया है? भारत के संविधान में मूल अधिकारों का जो समावेश है वो किस देश से है? मूल अधिकारों का समावेश जो किया गया है वो किस देश से लिया गया है? वो किस देश से है? तो वो है अमेरिका से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का समावेश किया गया है वो किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से। अगला प्रश्न है कि जैसे एक तो हो गया मूल अधिकारों का समावेश अमेरिका से लिया गया है, इसके अतिरिक्त क्या क्या ऐसा भारतीय संविधान में जो समावेशित है, इसके अतिरिक्त क्या क्या ऐसा है जो अमेरिका से लिया गया है? तो उसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन ये भी अमेरिका से लिया गया है। इसके अतिरिक्त है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अतिरिक्त है उपराष्ट्रपति का पद। अगला है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना। जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना, ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। इसके अतिरिक्त है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाने की शक्ति है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत। अगर पूछा कर जाए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो है ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, आयरलैंड से ली गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में विधि का शासन संबंधित प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया है? अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान में विधि का शासन
संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है कि विधि का शासन संबंधित प्रावधान जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में विधि का शासन संबंधी प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो जो कि ब्रिटिश प्रणाली से लिए गए हैं, जैसे कि संसदीय शासन ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय शासन, विधि का शासन ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ये भी इंग्लैंड से ली गई है। एकल नागरिकता ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। इसके अतिरिक्त है मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी इंग्लैंड से ली गई है। परमाधिकार लेख ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, विशेषाधिकार तथा द्विसदनवाद, ये सारे प्रावधान जो है इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा, तो उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उद्देशिका यानी प्रस्तावना, इसी को ही प्रस्तावना भी कहते हैं, इसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, इसके अतिरिक्त पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। पालकी वाला ने क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, परिचय पत्र कहा। इसके अतिरिक्त के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा? संविधान की जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है? अगर कहीं पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय वर्णित है, किस प्रकार का न्याय वर्णित है, तो एक तो है सामाजिक आर्थिक, एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा न्याय है राजनीतिक न्याय। यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार का न्याय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न ये है कि उद्देशिका में वर्णित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? जो कि प्रस्तावना या उद्देशिका में वर्णित जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, ये जो है, ये तीनों न्याय का आदर्श जो है ये कहाँ से लिया गया है, यही बताना है। तो ये लिया गया है रूसी क्रांति से। ये तीनों सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और रूसी क्रांति अगर पूछा जाए रूसी क्रांति कब हुई थी, तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब सम्मिलित हुआ? प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के अंतर्गत समाजवादी शब्द जोड़ा गया। एक तो जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था एक समाजवादी जोड़ा गया, और दूसरा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। ये तीनों शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? मतलब कि एक ऐसा केस था जिसमें माना गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं कि एक था बेरूबारी केस। कौन सा केस था? बेरूबारी केस था। ये 1960 में था। 1960 में इसी में माना गया कि ये उद्देशिका, इसी के अंतर्गत माना गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, लेकिन एक था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज, और ये केस हुआ था 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज, ये केस 1973 में हुआ। तो इसमें उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया था। उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। ठीक है, माना गया। इसके अतिरिक्त एक केस और हुआ था, एस.आर. बोम्मई केस। ये भी हुआ था 1980 में हुआ था। इसमें भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, हमारे भारतीय संविधान को ऐसा कब हुआ कि जब भारतीय संविधान को अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया? कब हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया? तो वो किया गया था 26 नवंबर सन 1949 को। कब? 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। ठीक है, भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? अगर कोई पूछे कि भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन
शासन नहीं है। वंशानुगत शासन का मतलब होता है जैसे राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा वही शासन करे, तो उसको वंशानुगत शासन कहते हैं। लेकिन जब ये है कि भारत एक गणराज्य है तो इसका मतलब भारत में ऐसा वंशानुगत टाइप का शासन व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में ये कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं कि जिसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? तो पहली है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म, पांचवा है उपासना की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था? प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था? तो था सिक्किम था। उसको प्रथम प्रवेश कब मिला था? तो 35वें संविधान संशोधन सन 1974 के अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में शामिल किया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य। पहली बात तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 1975 में 36वें संविधान के अंतर्गत इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त दे दिया गया। और इस प्रकार जो है सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। कौन सा? 22वां राज्य बना। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली जो थे, ये थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे फजल अली। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषाई प्रांत समिति में कौन शामिल था? जो भाषाई प्रांत समिति था उसका गठन, पहली बात तो भाषाई प्रांत समिति का गठन 1948 में किया गया। ठीक है। और इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। और इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धांत को, राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है। और इस भाषाई प्रांत समिति में कौन कौन शामिल था? तो इस समिति में शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, वल्लभ भाई पटेल शामिल थे और पट्टाभी सीतारामैया जी शामिल थे। ठीक है। अब इस प्रकार से आज के प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। अब मिलते हैं इसी प्रकार से अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।